हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर जहां थमता नहीं सीखने का सफर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी द 50-30-20 रूल की और हमने सीखा था कि अगर हम अपने पैसे को प्रॉपरली मैनेज करें तो हम अपनी इनकम को बेसिक नीड्स और वांट्स के अलावा उसका कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए निकाल सकते हैं। अब जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले ये जरूरी होता है टू आइडेंटिफाई कि हाउ मच अमाउंट डू यू हैव टू सेव और इन्वेस्ट। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम बात करेंगे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, पावरफुल फॉर्मूले की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम जब हम आगे बात करेंगे तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं दे गिव यू इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड बेसिस। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और ये सिंपल इंटरेस्ट से कितना डिफरेंट है, एंड व्हाई इट इज पावरफुल देन सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सारी बेसिक समझ हमारे लिए बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो कोई भी कहीं पे भी हम पैसा लगाना चाहते हैं तो उससे पहले उनकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आज हम छोटा सा वीडियो है, आज हम समझेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, एंड देन अपकमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जहां पे वी कैन अर्न पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वी कैन यूटिलाइज पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यू विल गेट नोटिफाइड फॉर एवरी अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था। वो राजा अपने दरबार में चेस खेल रहा था। द किंग वॉज प्लेइंग चेस। सो सडनली एक आदमी आया राजा के दरबार में और उसने बोला कि महाराज, मुझे मदद चाहिए, मेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। सो राजा ने बोला कि मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू आउट। सो क्या चाहिए आपको? तो आदमी ने बोला कि महाराज मुझे राइस दे दीजिए, चावल। तो राजा ने बोला कि ठीक है, कितना चावल चाहिए? तो वो आदमी ने बोला कि महाराज, आप जो चेस खेल रहे हैं ना, दैट चेस बोर्ड, उसमें जितना चावल आएगा उतना ही चावल आप मुझे दे दीजिए। Means the person told कि how much amount of rice gets into that chess board, that much amount of rice you please give me। तो राजा was shocked। राजा हैरान हो गया कि अरे इस चेस बोर्ड में तो थोड़ा सा ही चावल आएगा, उतने से तुम्हारा पेट भर जाएगा एंड तुम्हारी फैमिली का पेट भर जाएगा। सो उस आदमी ने बोला कि हाँ महाराज। तो राजा ने बोला कि ठीक है, तुम्हें उतना चावल दे दिया जाएगा। देन उस आदमी ने बोला कि महाराज, वहां पे एक मेरी कंडीशन है। तो राजा ने बोला कि ऐसी क्या? अच्छा ठीक है, बताओ क्या कंडीशन है? तो उस आदमी ने बोला, महाराज, वो जो चेस बोर्ड है, पहले बॉक्स में आप एक चावल का दाना डालिए। द सिंगल ग्रेन ऑफ राइस यू प्लीज पुट इन द फर्स्ट बॉक्स ऑफ द चेस बोर्ड। और नेक्स्ट बोर्ड में मीन्स नेक्स्ट बॉक्स में यू पुट डबल ऑफ दैट। देन इन नेक्स्ट बॉक्स यू पुट डबल ऑफ द प्रीवियस वन। इसका मतलब कि अगर आपने पहले बॉक्स में चावल का एक दाना डाला तो दूसरे बॉक्स में उसका डबल डालिए, यानी 2 दाने डालिए। तीसरे बॉक्स में उसका डबल यानी 4 दाने डालिए, एंड नेक्स्ट उसके बाद उसका डबल यानी 8 दाने डालिए, एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग। जो लास्ट बॉक्स में जितना चावल का दाना होगा उतना आप मुझे प्लीज दे दीजिए। राजा ने बोला कि ठीक है, उतना आपको दिया जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और बोला कि जैसा उसने बोला है उतना चावल जितना उसमें आ रहा है उतना चावल इसको दे दिया जाए। सो सैनिक ऑल्सो ठीक है, सैनिकों ने चावल लिया और पहले बॉक्स में उन्होंने चावल का एक दाना डाला, दूसरे में उसका डबल 2 दाने डाले, तीसरे में उसका डबल 4 दाने डाले, उसके बाद उसका डबल 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 128, then 256, then 512, then 1024, then 2048, then 4096। It was keep on going। ऐसा चलता रहा। एक टाइम के बाद में जो सैनिक थे वो परेशान हो गए
क्योंकि इतने चावल के दाने गिनना, काउंटिंग द नंबर ऑफ राइस ग्रेन्स, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और बट जैसा राजा ने बोला था वो उनको देना था। 64th बॉक्स तक आते आते नंबर ऑफ राइस ग्रेन्स इतने ज्यादा हो गए कि राजा के पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में उतना राइस अवेलेबल नहीं था। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक चेस बोर्ड में आखिर कितना चावल एक चेस बोर्ड में आ गया या आ सकता था, जिसकी वजह से पूरे स्टेट का चावल खत्म हो गया। हाउ, ऐसा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? इसको समझने के लिए लेट अस गो ऑन द बोर्ड। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना था वो चावल का क्वांटिटी। सो उसको समझने के लिए हम आते हैं बोर्ड पर। एक चेस बोर्ड में देयर आर 64 बॉक्सेस। एक चेस बोर्ड में 64 बॉक्स होते हैं। इमेजिन कीजिए एज द पर्सन आस्क्ड, अगर फर्स्ट बॉक्स में चावल का एक दाना मींस सिंगल राइस ग्रेन वाज प्लेस्ड इन द फर्स्ट बॉक्स, देन सेकंड बॉक्स में उसका डबल, देन 2 राइस ग्रेन्स, थर्ड बॉक्स में उसका डबल मींस 4 राइस ग्रेन्स, फोर्थ बॉक्स में उसका डबल मींस 8 राइस ग्रेन्स, then 16 rice grains, 32 rice grains. Keep on going. When it comes to 64th box, 64th box में number of rice grains कितने होंगे? It will be 2 to the power of 63. 2 to the power of 63 क्यों होंगे? Because first box में you have put only 1. So that's why 64 minus 1, 63 boxes. So total 2 to the power of 63. So 64th बॉक्स में आपके पास राइस ग्रेन्स थे 2 to the power of 63। अब समझने की कोशिश करते हैं कि 2 to the power of 63 means how many rice grains? Let us take in this way, 2 to the power of 63. So 2 to the power of 63 is equal to 2 to the power of 32 into 2 to the power of 31. अभी 2 to the power of 32 is approximately 430 crores. Okay? 430 करोड़। Then 2 to the power of 31 is equal to approximately 215 crores, 215 करोड़। अगर 430 करोड़ और 215 करोड़ को मल्टीप्लाई करें, then we are getting 92,450 crores. So 92,450 करोड़। 2 times I am telling crores, so keep it in mind. 92,450 crores. Okay, so ये था number of rice grains when it comes to the 64th box. Roughly, अगर हम इसको on a very general basis अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये how many kgs it will be, तो मान लीजिए on a very higher end 1 kg राइस में, 1 kg rice में let us say 1 crore rice grains are there. It is on the very highest end, I am telling. Definitely it will not be 1 crore rice grains, it will be hardly some 50,000 to lakhs of rice grains it will be there in 1 kg of rice. हम imagine करते हैं at the very highest end कि 1 kg rice में there are almost 1 crore rice grains. अगर 1 kg rice में 1 करोड़ चावल के दाने आते हैं, उसके हिसाब से कितना kg rice हुआ? 92,450 crore kg राइस। ओके, अभी समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। सो आपके हो गए 92,450 crore kg राइस। मान लीजिए कि 1 किलो चावल का जो दाम है, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज लेट अस से 50 rupees। In that case 92,450 crore kg राइस का जो कॉस्ट है वो कितना होगा? 46,22,500 crores। समझने की कोशिश कीजिए, 46,22,500 crore रुपीस का चावल। सो सोचिए वो आदमी कितना इंटेलिजेंट था, जो जिसके पास खाने के लिए नहीं था, बट ही वॉज हैविंग द ब्रेन। और जिस कंपाउंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं,
वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसने उस जमाने में समझ लिया था। सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावरफुल क्यों है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैन बी कंसीडर्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा माना जा सकता है। ये इतना पावरफुल क्यों है? बिकॉज इट गोज ऑन एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है इसकी। तो जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, जब जितने पीरियड के लिए आप इसको छोड़ते जाएंगे, जितने लंबा पीरियड जितना जाएगा उतना ज्यादा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्कूल में आप लोगों ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा भी होगा। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, दिस इज द पावर ऑफ दैट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स में, सेविंग्स में, तो जब हम अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां पे एडवांटेज यही हो जाता है कि हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो जिस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात कर रहे थे, उनके बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और उस 100 रुपए को आप 5 साल के लिए सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। उस 100 रुपए पे अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का, 8% सिंपल इंटरेस्ट यू आर अर्निंग ऑन 100 रुपीज लेट्स से, तो पहले साल आपको 100 रुपए पे 8% इंटरेस्ट मिला, तो आपको पहले साल अमाउंट हो गया 108 रुपए। दूसरे साल जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इंटरेस्ट इज अगेन ऑन दैट सेम अमाउंट और 8 रुपए अगेन आपको मिलेंगे, सो आपका अमाउंट हो गया 116 रुपए, 116 रुपीज। सो सेम वे 5 साल के लिए जब आपने उसको सिंपल इंटरेस्ट में लगाया पैसा, तो 100 रुपए का 5 साल बाद आपको जो अमाउंट मिल रहा है इंटरेस्ट, वो है 40 रुपए, 40 रुपीज। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको 8 रुपीज जो इंटरेस्ट वैल्यू मिल रही थी, दैट 8 रुपीज वैल्यू इज फिक्स्ड ऑन योर एवरी ईयर। हर साल आपको 8 रुपए जो आपको मिल रहे थे वो फिक्स थे। 5 साल के लिए आपको 8 into 5 40 रुपीज इंटरेस्ट आपने कमाया। यहां पे जो ड्रॉबैक हुआ वो क्या है? जो इंटरेस्ट आपको 8 रुपए मिले, नेक्स्ट ईयर उस 8 रुपए पे आपने वो इंटरेस्ट लूज कर दिया। आपने वो 8 रुपए पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में, दिस इज द एडवांटेज। हम यहाँ पे ये एडवांटेज गेन करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। समझने के लिए मान लीजिए सेम एग्जांपल में 100 रुपीज को जब आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया या सेव किया, और जब आपको उस 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां पे क्या हुआ? पहले साल आपको जब 100 रुपए पे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो आपका अमाउंट हो गया 108 रुपए। नेक्स्ट ईयर जब आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो 8% इंटरेस्ट आपको 108 रुपए पे मिल रहा है, विच वॉज नॉट देयर इन सिंपल इंटरेस्ट। जब हम सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में जब हमने इंटरेस्ट अर्न किया, दैट इंटरेस्ट वॉज अगेन ऑन दिस 100 रुपीज एंड यू अर्न ओनली 8 रुपीज। वेयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में आपने 108 रुपीज आपको मिला विद इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में यू आर अर्निंग 8% इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑन दिस 100 रुपीज प्लस ऑल्सो ऑन द इंटरेस्ट अर्न अर्लियर, दैट इज 8 रुपीज। तो आपको टोटल इंटरेस्ट 8% 108 रुपए पे अर्न हुआ। इसका मतलब अगर हम 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करें तो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 47 रुपीज। इसका मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट में जब आपने 5 साल इन्वेस्ट किया तो आपको मिले 40 रुपीज, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने 5 साल इन्वेस्ट किया तो आपको मिले 47 रुपीज, मीन्स ऑलमोस्ट 7 रुपीज का बेनिफिट है। तो ये है बेसिक डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में और कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में। अभी आप सोचेंगे कि ओनली 7 रुपीज का डिफरेंस, तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट? वो दैट पॉइंट इज करेक्ट। बट यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअल बेनिफिट इफ यू वांट टू टेक, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो अमाउंट है वो कितना है और आप कितने लंबे समय के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर आपका
इनिशियल जो सेविंग अमाउंट जो आप सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो मान लीजिए 5,000 है, 10,000 है, 1,00,000 रुपए है, और उसको आप नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड जो है वो ज़्यादा है, तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो वो एडवांटेज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ऐसा इन्वेस्टिंग स्कीम जहां पे आपको रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है, तो वहां पे अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग। अब जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, सेविंग स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 साल की एज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और मान लीजिए अगले 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल से 20 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जब आप 40 ईयर्स में आएंगे, देन सफिशिएंट अमाउंट आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। दैट इज द एडवांटेज। अगर आपने स्टार्ट ही 40 साल की एज में किया है, तो 40 से 20 यानी 60 साल की एज में आपको वो अमाउंट मिलेगा। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, उतने लंबे समय के लिए आप उस एडवांटेज को ले सकते हैं। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये पावरफुल फॉर्मूला हमको समझना जरूरी था, उसके लिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। अब हम बात करेंगे अगली वीडियोस में कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जहां पे हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, और कहां पे हमको कंपाउंडिंग मिलता है, कहां नहीं मिलता है, और कंपाउंडिंग और उसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे कि उन सब इन्वेस्टमेंट स्कीम के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसके बेस पे हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ढेर सारी बातें होंगी अपकमिंग वीडियोस में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, शेयर करते रहिए, और याद रखिए दीज ऑल द वीडियोस आर एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हैं। जो मैं सीख रहा हूँ वो ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूँ, आप भी बांटते रहिए, लेकिन पैसा आपका है, इसलिए लगाइए सोच समझ के। जहाँ भी आप पैसे लगाएंगे, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स और अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से ही पैसे लगाइए। मेरा काम है आपको ज्ञान देना, आप उस ज्ञान को लीजिए और प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।